हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे कोल क्राइसिस से लेके 14 अक्टूबर को द हिंदू न्यूज़पेपर में कोल क्राइसिस के बारे में एक आर्टिकल आया था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन बनाया है और उसी का ही अपन आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। मॉडल क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में उत्पन्न कोयला संकट क्या है? यह किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? कोयले की अव्यष्टि आपूर्ति तथा कारणों की चर्चा करते हुए सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, इसकी चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका हम आंसर शुरू करते हैं। और इसमें हम बताना है कि कोयला संकट क्या है, ये क्यों सुर्खियों में रहा। यह किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और कोयले की आपूर्ति तथा कारण क्या है जिसकी वजह से सुर्खियों में रहा। बीपी ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में घरेलू कोयला उत्पादन 2018 के बाद से स्थिर है, जो 2018 में 12.80 एक्साजूल कोयले के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से आयातित कोयले की मात्रा में भी काफ़ी गिरावट आई है। कोयले का आयात 2016 में 6.46 एक्साजूल से गिरकर 2020 में 4.22 एक्साजूल हो गया। ये कुछ आंकड़े थे जो द हिंदू में दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि कोयला संकट आखिर क्यों उत्पन्न हो और इससे क्या हो सकता है। कोयले का यूज़ अभी कहाँ कहाँ हो रहा है। कोयले का सबसे ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं ताप विद्युत संयंत्र में, मतलब बिजली बनाने में। और महामारी के दौरान बिजली का कम उपयोग हुआ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब बंद थी, इसलिए बिजली की मांग बहुत कम हो गई। इसलिए क्या हुआ कि जो घरेलू कोयले का उत्पादन था वो स्थिर हो गया और हम जो आयात कर रहे थे उसमें काफ़ी गिरावट आई। इसमें लिखा है कि काफ़ी गिरावट आई और कोयले का आयात जो है 6.46 से 4.22 हो गया है। भारत सरकार ने पिछले साल कहा था कि वह वित्त वर्ष 2024 तक सभी कोयला आयात बंद कर देगी। वहीं कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन में किया जाता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कोयले से 68.22% विद्युत उत्पन्न होता है। हाइड्रो से 14.40%, पवन, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी से 9.4, न्यूक्लियर से 3.34%, डीजल से 3.11%, लिग्नाइट से 1.89%। गैस का भी डेटा है नहीं, तो इससे पता चलता है कि हम कोयले पर विद्युत उत्पादन में 70% से भी लगभग 70% बिजली का उत्पादन हम कोयले से कर रहे हैं। अगर भारत में कोयला संकट उत्पन्न होता है तो हो सकता है हमें कई राज्य जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर ब्लैकआउट की संभावना हो सकती है। वर्तमान में सामने आई कोयले की समस्या आने वाले समय में काफ़ी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में कोयले की कमी के परिणामस्वरूप ब्लैकआउट की चिंताओं के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। भारत के ताप विद्युत संयंत्र के पास वर्तमान में सिर्फ 4 से 5 दिन का कोयला भंडार ही शेष है।
सरकार विद्युत संयंत्रों को कम से कम 2 सप्ताह का कोयला स्टॉक रखने का आदेश देती है। हालांकि जमाखोरी से बचने और संयंत्रों के बीच कोयले का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस आवश्यकता को घटाकर अब 10 दिन कर दिया है। ये जो 10 दिन कर दिया है, इसी की वजह से कोयला संकट हो रहा है, जिससे क्योंकि अब महामारी के बाद से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी सारे स्टिमुलस पैकेज जारी किए हैं ताकि उनमें प्रोडक्शन करने के लिए एनिमल स्पिरिट डेवलप हो सके। और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी की वजह से ये, क्योंकि अधिकतर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कोयले की वजह से जनरेट हो रही है। कोयले में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन हो रहा है। यही वजह है कि जो आपूर्ति कम कर दी गई है, इससे उन्होंने चेताया है कि हो सकता है आने वाले समय में ब्लैकआउट जैसी समस्याएं को सामना करना पड़े और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जिनको इलेक्ट्रिसिटी नीड है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी नीड में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोविड काल के बाद से या महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने कई स्टिमुलस पैकेज जारी किए, जिससे बिजली की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। साथ ही राजनीतिक लुभावन से कई उपभोक्ता बिजली का अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं, जिससे ताप विद्युत संयंत्रों पर अधिक कोयले की जरूरत पड़ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बना सके। भारत सरकार कोयले की हो रही कमी को लेकर काफ़ी चिंतित है और बिजली मंत्रालय ने कोयले के भंडार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कोयले का उपयोग करने वाले बिजली उत्पादकों को आयातित कोयले का 10% तक मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति दी है। बिजली, कोयला और रेल मंत्रालय के अधिकारी थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं। कोयले की आपूर्ति कौन करता है? होता है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोयले की आपूर्ति करता है, उस पर यह निगरानी करेगा। बिजली उत्पादकों को कोयले की दैनिक शिपमेंट बढ़ाने के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। ये एक मॉडल क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर लिखा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि इसमें हम कुछ और ऐड ऑन कर सकें, ताकि इस आंसर को और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। सो थैंक यू। आज हम एक मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार से हम नीति आयोग को पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में जानेंगे। आज नीति आयोग के बारे में लगभग पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश करेंगे। नीति आयोग पढ़ना अभी क्यों ज़रूरी है रिसेंट में? क्योंकि नीति आयोग का गठन जो 2015 में हुआ था और अब 2020 में इसके 5 वर्ष पूरे होने को आए या हो चुके हैं। तो जब भी किसी संस्था के आयोग के 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो उसके ऊपर यूपीएससी ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। इसलिए हम आज नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इसके मॉडल क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और साथ में इसके आंसर भी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2014 में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन हुआ था। ये भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करता है। इसके अलावा दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। मतलब नीति आयोग एक थिंक टैंक है। मीन्स अगर वो कोई भी योजना जो सरकार बनाना चाह रही है या कोई सरकार कुछ पैकेज लाना चाह रही है, तो उसके लिए ये थिंक टैंक में जो भी मेंबर हैं वो
उस पर बैठेंगे, विचार करेंगे, उसको पेपर वर्क करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे, उसका क्रियान्वयन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो सब कुछ इन थिंक टैंक करता है, ताकि जब भी कोई योजना लागू हो तो उसका भरपूर उपयोग हो सके और भरपूर लाभ देशवासियों को मिल सके। या सीधा सीधा कहें तो देश हित के लिए जो भी कार्यक्रम है उनको डिजाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, सब पूरा काम जो है थिंक टैंक का है। नीति आयोग केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी तकनीकी सलाह प्रदान करता है। 6 जून 2019 को नीति आयोग के पुनर्गठन के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी, और जब ये 2015 से 2020 मतलब 5 साल होने को हो चुके हैं नीति आयोग के गठन के बाद से, तो हो सकता है एक नीति आयोग पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह से CAG के लिए क्वेश्चन आया है, महानिदेशक पर क्वेश्चन आया है, अटॉर्नी जनरल पर क्वेश्चन आया है, तो आने वाले समय में नीति आयोग पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस, मेंबर, एडिशनल सेक्रेटरी कौन कौन है ये जानते हैं। अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष अभी जो है डॉक्टर राजीव कुमार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट श्री G राव इंद्रजीत सिंह हैं। मेंबर फुल टाइम श्री अमिताभ कांत जो CEO हैं। डॉक्टर BK पॉल, डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर BK सारस्वत। एडिशनल सेक्रेटरीज कौन कौन हैं? श्री R रमन्ना, श्री शेखर वेनु, डॉक्टर राकेश सबरवाल, डॉक्टर K राजेश्वर राव। ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इनके नाम जानना आपको ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए मैंने बता दिए ताकि आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी कोई न्यूज़ TV चैनल या यूट्यूब पर आप कभी सर्च करेंगे तो इनके द्वारा कही हुई बात आपको ज़रूर ध्यान से सुननी है, ताकि आप जब भी कोई आंसर लिखें तो उसमें उनकी बातों को या उनसे दिए हुए वक्तव्य को कोट करके अपने नंबर बढ़ा सकें। तो आई होप ये संक्षिप्त विवरण आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें। नया एक मॉडल क्वेश्चन है, नीति आयोग के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण कीजिए और नीति आयोग के थिंक टैंक कौन है चर्चा कीजिए। तो नीति आयोग अपने आप में एक थिंक टैंक है, लेकिन इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ी है कि नीति आयोग के थिंक टैंक कौन है। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य, कितने उद्देश्य हैं और उसका पूरा विवरण। ठीक है, तो लिखने चालू करते हैं। नीति आयोग का पहला उद्देश्य है सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अभी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, कभी कभी केंद्र ऐसी नीतियाँ बना देता है जो राज्यों के विषय में होता है, तो राज्य उसका अपोज करते हैं। तो उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसी समस्याएं ना हो, इसलिए सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा देता है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करना है। सरकार के उच्च स्तर पर इसके हो रहे परिणाम और इम्प्लीमेंटेशन और से क्या आउटकम निकलेगा, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करके ये अपने पास रखता है, ताकि आने वाले समय में और अच्छी योजनाएं बना सके और उनका क्रियान्वयन कर सकें। यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल है। हमारे समाज में उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो संवेदनशील हैं, समावेशी विकास स्थिति में हैं और जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित होने से वंचित हैं। समावेशी विकास मतलब सबका साथ सबका विकास जैसी के साथ साथ आर्थिक प्रगति से लाभान्वित होने से वंचित है, मतलब अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य में से एक है। हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना, ताकि वो किसी भी तरह से किसी भी योजना से वंचित ना रहे और
रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति निर्माण करना और उनकी प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी करना। मतलब अगर कोई योजना बन रही तो उसकी रणनीति क्या होगी, उसको पेपर वर्क करके, फिर उसका दीर्घकालिक नीति निर्माण करके, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसका पूरा लेखा जोखा और उसकी निगरानी करना नीति आयोग का काम है। ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाने के लिए काम करना। नीति आयोग एक मंच प्रदान करता है अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों को अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए नीति आयोग काम करता है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये नीति आयोग के उद्देश्य हैं। इनको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ें और इनको नोट डाउन कर लें। अब क्वेश्चन में था कि हम जानते हैं कि नीति आयोग गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करता है, तो नीति आयोग के लिए थिंक टैंक का काम कौन करता है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। जिस तरह से नीति आयोग गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करता है, तो नीति आयोग में भी 2 थिंक टैंक हैं या हब हैं, जिनको एक है टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवाचार हब या नॉलेज एंड नवाचार इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया हब में क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और नीति और कार्यक्रम के ढांचे का डिजाइन करने के जनादेश को पूरा करना है। यह राज्यों के साथ नीति आयोग के जुड़ाव को अपेक्षित समन्वय तथा समर्थन प्रदान करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का रखरखाव करता है, सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का एक भंडार है, सलाह प्रदान करता है और प्रमुख हितधारकों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहन करता है, जिसमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, थिंक टैंक और देश और विदेश में गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। तो ये हुआ नीति आयोग के उद्देश्य क्या है और नीति आयोग के थिंक टैंक क्या थे। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस था। अब योजना आयोग को कैसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया है। दो 2018 में एक क्वेश्चन आया था नीति आयोग को लेकर। भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसृत सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। इसमें हमें नीति आयोग के बारे में बताना था और नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था। तो उसी का ये आंसर है। एक तरफ मैंने लिखा है योजना आयोग, एक तरफ लिखा है नीति आयोग। तो योजना आयोग क्या होता, मैं पहले क्या करता था, अब नीति आयोग उसमें क्या सुधार किए हैं। तो हम पहले लिखते हैं योजना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। योजना आयोग के पास राज्यों पर और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीतियां लागू करने की शक्ति थी। वहीं अभी नीति आयोग को राज्यों पर नीतियां थोपने की शक्ति या अधिकार नहीं दिया गया है। यह मूल रूप से एक थिंक टैंक या सलाहकार निकाय है। योजना आयोग के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी। वहीं निधियों के आवंटन का अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है। यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय पर निर्भर है। योजना आयोग की बैठकों में भाग लेने के अलावा
राज्य सरकारों की ज़्यादा भूमिका नहीं थी। राज्य सरकारों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक ही सीमित थी, जबकि नीति आयोग में राज्य सरकारों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। योजना आयोग पहले नीतियां बनाता था और फिर कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया करता था। जबकि नीति आयोग में क्या होता है कि नीति निर्माण में राज्य सरकारों के साथ उचित परामर्श के बाद ही अंतिम निर्णय या निष्कर्ष दिया जाता है। योजना आयोग टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण का पालन करता था और वहीं नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच या दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। इसमें निर्णय पहले स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं, उसके बाद केंद्रीय स्तर पर इसका समर्थन किया जाता है। योजना आयोग के बाद नियोजन की जो कवायद थी उसकी बाजार अर्थव्यवस्था के लिए शायद ही कोई प्रासंगिकता थी। जबकि नीति आयोग की प्रमुख उपलब्धियां मेक इन इंडिया, उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रणनीति, बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश, आईसीएमआर, यूजीसी जैसी संस्थाओं में सुधार की सिफारिश शामिल है। ये जो है आपका योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी हैं, ठीक है। और योजना आयोग की क्या कमियों की दूर करने का प्रयास नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। और नीति आयोग में जो जो बातें हैं और जो कमियां योजना आयोग में थी उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। तो आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नोट्स आप बना के रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।